हमारे जुझारू नेता माननीय नितिन गडकरी जी को मैं विनती करता हूं कि वो पधारे और हम सबको संबोधित करें। माननीय गडकरी जी। गुजरात के आदरणीय मंत्री गणपत भाई, हमारे मेरे सहकारी आदरणीय भूपेंद्र जी और लाखों जनता तक इस संवाद रैली के मार्फत जिन जिन लोगों तक मेरा आवाज पहुंच रहा है, ऐसे सभी मेरे भाई और बहनों, सब (1947) में हमें स्वाधीनता मिली और 1947 से लेकर आज तक हमारे देश के इतिहास में अनेक संकट हमारे ऊपर आए। चाइना के साथ लड़ाई हुई, पाकिस्तान के साथ 3 बार लड़ाई हुई, पर हमने उन सब संकटों पर मात करके हम आगे आए। अनेक जगह पर हमारे गांव, गरीब, मजदूर, किसानों पर संकट आए, सूखे के संकट आए। अनेक प्रकार के संकट आते हुए भी उन संकटों का सामना करना और अपने वीर वृत्ति का परिचय देना, यही हमारे भारतीय समाज की विशेषता रही है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि ये जो संकट है, ये संकट पर भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कश्मीर हो, पूरे देश की जनता, जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स, राजनीति, पार्टियां, इससे ऊपर उठकर हम सब एक होकर इस संकट का मुकाबला करेंगे। और इस संकट का मुकाबला केवल करेंगे नहीं, तो इस संकट पर हम विजय श्री हासिल करेंगे, जीत हासिल करेंगे, ये मेरा विश्वास है। गुजरात की सरकार ने भी विजय भाई और नितिन भाई के नेतृत्व में लगातार जो गांव, गरीब, मजदूर, किसान, जनता है, भूखे कंगाल लोग हैं, जो बेरोजगार है, जो माइग्रेंट लेबर आ रहे थे, उनके लिए बहुत सराहनीय कार्य किया है। बहनों और भाइयों, यह संकट अब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे यहां कोरोना के ऊपर जो वैक्सीन ढूंढने की कोशिश बहुत तेजी से चल रही है, हमारे वैज्ञानिक रात दिन काम कर रहे हैं, दुनिया के भी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, और जो कुछ जानकारी मिली है उसके आधार पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जल्दी हमको वैक्सीन उपलब्ध होगा। और एक बार अगर हमने वैक्सीन अगर लिया तो हम निश्चित रूप से इस संकट से डरने का कोई कारण नहीं होगा, और वो वैक्सीन जल्दी ही मिलेगा, ऐसा प्रयास सरकार की ओर से भी हो रहा है। आप सबकी ऊपर भगवान की जो दुआएं है, जो आशीर्वाद है, और हमने हर समय अच्छा काम किया है, और उसी पुण्याई के भरोसे मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप में हमारी सरकार को, हमारे वैज्ञानिकों को इसमें सफलता हासिल होगी और इस संकट पर हम निश्चित रूप से जीतेंगे, यही मेरा दृढ़ विश्वास है। बहनों और भाइयों, इस समय एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब भी संकट आता है, समस्याएं आती है, तो निगेटिविटी भी बढ़ती है। फ्रस्ट्रेशन, निराशा, हताश, डर, फियर, ये पैदा होता है, वो स्वाभाविक है। और इसलिए इस संकट का सामना करने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता कोई है तो आम आदमी का,
सभी लोगों का, भाई और बहनों का एक नैतिक ढाढ़स, एक मॉरल बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे सोचने में पॉजिटिविटी चाहिए, निगेटिविटी को समाप्त करना चाहिए, नकारात्मकता को छोड़ देना चाहिए, फियर और डर को छोड़ देना चाहिए। अचानक जब संकट आया तो मुंबई से लखनऊ की तरफ, पटना की तरफ लोग पैदल निकल चले, क्योंकि डर और फियर पैदा हो गया था। पर यह डर और फियर, इससे काम नहीं जमेगा। संकट गहरा है, हमारे देश के ऊपर नहीं है तो पूरे विश्व के ऊपर है। और भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी ताकत के साथ, शक्ति के साथ हमारी जनता के साथ खड़ी है। और इस आधार पर मैं आह्वान करता हूं कि निगेटिविटी को छोड़ देंगे, डर और फियर मन में पैदा होने का कोई कारण नहीं है। आत्मविश्वास के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ और पॉजिटिविटी के साथ इस संकट का हम मुकाबला करेंगे और हम जीतेंगे, जीत हासिल करेंगे और कोरोना को पराभूत करेंगे। इस प्रकार का भाव छोटे तबके से लेकर बड़े तबके तक, मजदूर से लेकर उद्योजक तक, विद्यार्थी युवाओं से लेकर भाई बहनों तक, समाज के सभी स्टेक होल्डर तक यही भाव जगाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारे सब नेता कर रहे हैं, हमारे राज्य सरकार कर रहे हैं और उसमें निश्चित रूप से हमारी जीत होगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं आपको याद करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी ये भी कोई कम संकटों से नहीं गई है। जैसे देश के सामने संकट आए हैं, राज्यों के सामने संकट आए हैं, वैसे हमारी पार्टी भी अनेक संकटों से गई है। 1952 से लेकर उस इतिहास को याद करिए कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब जनसंघ की स्थापना की, उस दिन से लेकर आज तक का इतिहास को देखिए। कितने संकटों का सामना हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे विचार परिवार के लोगों ने किया है। कितना अपमान हुआ है, कितने जगह पर अप्रतिष्ठा हुई है, कितने जगह पर हमारे ऊपर गलत गलत आरोप चिपकाए गए हैं, कितने बार हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं को जेल में बंद किया गया है। जब इमरजेंसी आई थी तो दमन चक्र कैसे चला था, यह गुजरात की जनता को भी पता है। मैं उस समय विद्यार्थी था और मुझे याद है कि बिहार में और गुजरात में जो नवनिर्माण का आंदोलन हुआ था, जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, उस आंदोलन को, पूरे देश को दिशा देने का काम उस समय किसी आंदोलन ने किया था। तो गुजरात में जो जन आंदोलन हुआ था, उसके कारण एक संघर्ष जयप्रकाश जी के नेतृत्व में देश में जिसकी शुरुआत हुई थी। मैं जयप्रकाश जी को याद करता हूं। गुजरात में उस समय जिले जिले में जयप्रकाश जी के दौरे हुए थे और गुजरात की जनता ने उस समय की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ जो आवाज बुलंद किया था, वो एक ज्वाला थी और बाद में उसका इस प्रकार के एक आग में रूपांतरित हुआ कि दिल्ली के तख्त को और दिल्ली की हुकुमशाही को हमने पूरी तरह परास्त किया था। आपको याद होगा कि जॉर्ज फर्नांडिस, वीरेन भाई शाह, आपको पता होगा किस प्रकार से उनको जेल में रखा गया। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा के अंदर हमारे कितने अच्छे अच्छे कार्यकर्ता को 2-2 साल जेल में बंद किया गया। सत्याग्रह, लोकतंत्र बचाने के लिए सत्याग्रह, शांतिपूर्ण सत्याग्रह करने वाले कार्यकर्ताओं को जेल में पुलिस ने कितना दमन किया, कितनी तकलीफ दी, यह इतिहास आपको पता है। पर देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे कार्यकर्ता ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। उन्होंने पूरे समर्पित रूप से बलिदान किया। वो हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के बलिदान के कारण, उन कार्यकर्ताओं के समर्पण के कारण
आज हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का राज्य आया है पूरे देश में, अनेक राज्यों में, और देश के भविष्य और तकदीर को बदलने का सौभाग्य हमको मिला। हम लोग तो मंत्री बने हैं, पर मैं कभी याद करता हूं कि जनसंघ से लेकर हमारे विचार परिवार के लोगों ने जो उपेक्षा, जो अपमान सहन किया, जिस प्रकार की यातनाएं सहन की, अपना जीवन एक प्रकार से उन्होंने बर्बाद किया एक सपने के लिए, उन असंख्य कार्यकर्ताओं ने उन संकटों पर मात करके आज हमारे हाथ में विजय श्री सौंपी है। यह विजय उन कार्यकर्ताओं के बलिदान के कारण, समर्पण के कारण भी मिला है, और इसलिए हमारे पार्टी का भी इतिहास, ये इतिहास बहुत संकट, बहुत समस्याओं को झेलते हुए आगे गया है। इतिहास के बारे में ऐसा कहा जाता है कि गद्दी पर बैठकर अत्तर और गुलाब के सुगंध में इतिहास लिखा नहीं जाता, इतिहास बलिदान से लिखा जाता है, इतिहास खून से लिखा जाता है, इतिहास समर्पण से लिखा जाता है, इतिहास बलिदान से लिखा जाता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की यही श्रेष्ठ परंपरा रही है, और इसलिए यही पॉजिटिविटी, आत्मविश्वास, विजय वृत्ति इस समय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश में निर्माण करना और निश्चित रूप से आगे जाना, यही संकल्प हमको इससे करना है। बहनों और भाइयों, मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहूंगा कि पिछले 5 साल हमने पूरे किए यशस्वी रूप से मोदी जी के नेतृत्व में, और आज हमने 6वां साल भी पूरा किया है। मैं पूरे देश की जनता को आह्वान करता हूं कि थोड़ा अतीत में जाए और 1947 से लेकर आज तक 2020 तक हम तो अभी सत्ता पर आए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हम एनडीए के सरकार के रूप में आए थे, आज भी हम एनडीए है, पर भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार पार्लियामेंट में मेजॉरिटी मिली। ये इस बार भी मिली, पिछले बार भी हमने अच्छी तरह सफलता हासिल की थी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस को कम से कम 55-60 साल देश में राज करने का मौका मिला। ग्राम पंचायत कांग्रेस की थी, पंचायत समिति कांग्रेस की थी, जिला पंचायत कांग्रेस की थी, नगर परिषद कांग्रेस की थी, महानगर परिषद, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कांग्रेस की थी, राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, और दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हम गरीबी मिटाएंगे, और उन्होंने भारत की एक तस्वीर सबके सामने खड़ी की थी। हम देश के तकदीर को, देश के भविष्य को बदलकर हिंदुस्तान को सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली देश के रूप में बनाने का संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। उन्होंने रशिया का सोशलिस्ट कम्युनिस्ट इकोनॉमिक मॉडल भारत के विकास के लिए सिलेक्ट किया था। नेहरू जी आए, नेहरू जी की राज्य लगातार घोषणाएं हुई, नेहरू जी चले गए, फिर इंदिरा जी आई, उन्होंने 20 कलमी, 40 कलमी, 5 कलमी कार्यक्रमों की घोषणा हुई, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, फिर इंदिरा जी भी चली गई। आम देश के गांव, गरीब मजदूर किसानों की गरीबी नहीं हटी। काम करने वाला, रास्ते पर काम करने वाला गरीब व्यक्ति, उसकी गरीबी दूर नहीं हुई। गरीबी केवल दूर हुई तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, चेले चपाटों की और चमचों की जरूर गरीबी दूर हुई। आम गरीब वैसे ही रहा। मुझे याद है वो नारा, न जात पर न बात पर, इंदिरा जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर, हाथ पर मुहर लगी, बैलजोड़ी पर मुहर लगी, गाय बछड़े पर मुहर लगी। मुहर लगाते लगाते पीढ़ियां खत्म हो गई, 2-3 पीढ़ियां चली गई, पर कोई परिवर्तन का कोई चित्र, तस्वीर कोई सामने नहीं आई। जो 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो काम किया है, उसकी तुलना 55 साल के कांग्रेस के काम के साथ अगर की जाए, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं
कि जो कांग्रेस 55 साल में नहीं कर सकी वो मोदी जी के नेतृत्व में हमने 5 साल में करके दिखाया, और ये 6वें साल में भी लगातार हम प्रगति और विकास की ओर आगे जा रहे हैं। आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना विशुद्ध राष्ट्रवाद के आधार पर हुई थी। अभी जीतू भाई कह रहे थे, वही नारे हम देते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, अलग भाषा अलग वेश फिर भी हमारा एक देश, एक ही देश में 2 विधान 2 प्रधान और 2 निशान, नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे, ये नारे हम देते थे। मोदी जी प्रधानमंत्री हुए, आदरणीय अमित भाई गृह मंत्री हुए, और उन्होंने पहली बार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर में बलिदान हुए, जिस बात के लिए बलिदान हुए, घटना का 370 कलम रद्द करो, एक ही देश में 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं होंगे, इस बात के लिए जिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया, जिस बात के लिए जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक हमारी विचार निष्ठा के रूप में हम संघर्ष करते रहे, एकता अखंडता का नारा दोहराते रहे, उस 370 कलम को रद्द करके संविधान से निकालने का काम अगर किसी ने करके दिखाया तो हमारी सरकार ने करके दिखाया और नया इतिहास लिखा। अब एक देश में 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं है, 2 निशान नहीं है। अब 370 का कलम रद्द हो गया। सही अर्थ में यह कलम टेम्पररी था। संविधान निर्माते बाबा साहेब अंबेडकर जी के नेतृत्व में जो संविधान का निर्माण हुआ था, उसमें लिखा गया था कि 370 कलम ये टेम्पररी है, जल्दी ही इसको सुधार होगा। पर कांग्रेस ने कभी हिम्मत नहीं दिखाई। वोट बैंक के राजनीति के लिए कांग्रेस पार्टी लाचार बनी थी। इतना ही नहीं तो वोट बैंक के राजनीति के लिए कांग्रेस पार्टी में न कोई देश हित के लिए कोई महत्व था। हमने हिम्मत दिखाई और पहली बार आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक राष्ट्र बना। यह काम भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। बहनों और भाइयों, हमारी अंतर्गत और बाह्य सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। हमने पाकिस्तान को 3 बार लड़ाई में हराया और गुजरात की जनता को भी इस बात का पता है कि पाकिस्तान को पता है कि डायरेक्ट लड़ाई में हम हिंदुस्तान को नहीं हरा सकते, और इसलिए आतंकवादी और आतंकवादी संगठनों को ताकत देकर इस देश में आतंकवाद और आतंकवादियों को एक्सपोर्ट करके हमारे देश को उद्ध्वस्त करने का प्लान पाकिस्तान में जो आका बैठे उन्होंने अनेक बार किया, और हमारे गुजरात में भी उसके कितनी घटनाएं हुई है आप सब लोगों ने अनुभव लिया है। हमारे देश पे निरपराध लोगों की हत्याएं हो रही थी, बॉम्ब स्फोट हो रहे थे, आतंकवादी आकर खुले रूप से हिंसाचार कर रहे थे, पर कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ कोई कड़ी एक्शन लेने की हिम्मत नहीं दिखा रही थी। दुर्भाग्य तो यह है कि आपको याद होगा कि दिल्ली के बटाला हाउस में हमारा शर्मा नाम का पुलिस इंस्पेक्टर शहीद हुआ, उत्तराखंड का था। मैं बीजेपी का अध्यक्ष था, तब उस क्षेत्र में गया था। उसके चाचा मुझे मिलने के लिए आए थे, हेलीकॉप्टर के बाजू में खड़े थे। उनने मुझे एक सवाल पूछा था कि नितिन जी मुझे एक बात का जवाब दो कि जो आतंकवादी है जिन्होंने देश में निरपराध लोगों की हत्याएं की, बॉम्ब स्फोट किया, उन आतंकवादियों को मारने के बाद देश के कांग्रेस के नेता उनके घर जाकर सांत्वना दे रहे, उनको जाकर श्रद्धांजलि दे रहे, पर मेरा लड़का शहीद हुआ देश के लिए, पर मेरे घर में आकर कोई श्रद्धांजलि देने के लिए, कोई सांत्वना देने के लिए कांग्रेस का नेता नहीं आता। ये कौन सा न्याय है, इसका मुझे जवाब दो। जब वो मुझे बात पूछ रहे थे
तो उनके आंखों में आंसू थे। मेरे पास इस बात का जवाब नहीं था, मैं उनको क्या जवाब दूं कि हमारे देश में देश के लिए मरने वाले शहीद के लिए सांत्वना देने के लिए कांग्रेस के नेता, सत्तारूढ़ नेता नहीं जा रहे थे, तो अलीगढ़ में जाकर जो आतंकवादी मारे गए उनके घर सांत्वना और श्रद्धांजलि देने के लिए जाते थे। ये वो मानसिकता थी। आज आतंकवादियों को पता है कि आज देश में अगर हम कुछ करेंगे तो हमारा हाल क्या होगा। ऐसी सामर्थ्यवान सक्षम सरकार जो आतंकवाद को कुचल सकती है, वो हमारी सरकार है। और इसीलिए आज आतंकवादी काबू में आए हैं। आपको पता होगा, आज भी रोज कश्मीर की बातें हम सुनते हैं। हम कश्मीर का विकास कर रहे हैं। मैं खुद अपने मिनिस्ट्री की ओर से 60,000 करोड़ के रोड कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूं। लद्दाख और लेह को जोड़ने वाली 8,000 करोड़ की एक ही टनल के निर्माण का कार्य हमने शुरू किया है। हमने जम्मू से श्रीनगर तक बड़ी बड़ी टनल बनाई है, रोड बना रहे हैं। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, हनी, सब बातों में जम्मू कश्मीर का आर्थिक विकास कैसे हो, यह प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं तो हमारे भारत और पाकिस्तान की निर्मित हुई। हमारी 6 नदियां थी अखंड भारत की। 3 नदियां पाकिस्तान को उसका पानी मिला और 3 नदियों का पानी हमारे हिंदुस्तान को मिला। बहनों और भाइयों, हमारे अधिकार का पानी भी पाकिस्तान में बह रहा था, क्योंकि हमारे देश में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश आपस में एक मत नहीं बन रहा था। पहली बार हमारी सरकार ने 1970 से लेकर मामले पड़े थे, तब वहां हमारे गवर्नर सतपाल मलिक साहब थे और पंजाब के मुख्यमंत्री अभी जो कांग्रेस के हैं, उनको मैंने बुलाया और मैंने कहा कि आप इसमें ये करार करने के लिए आगे आइए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के जो थे, उनको मैंने कश्मीर भेजा, गवर्नर साहब को फोन किया और पहली बार हमने पाकिस्तान में हमारे अधिकार का जो पानी जा रहा था उसको रोकने का काम अब हम कर रहे हैं। पहले बार करार हो गया। अब ये पानी कश्मीर को मिलेगा, ये पानी पंजाब को मिलेगा, ये पानी राजस्थान तक जाएगा, ये पानी यमुना से दिल्ली तक आएगा, ये पानी उत्तराखंड, हिमाचल के भाग को भी मिलेगा। बहनों और भाइयों, ये निर्णय करने का धाड़स हमारे सरकार ने दिखाया, नहीं तो 70 से कुछ नहीं हो रहा था। 9 प्रोजेक्ट ऐसे थे, राज्यों में झगड़े चल रहे थे। हमारी सरकार थी, मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था, सब मुख्यमंत्री को बुलाया और 7 प्रोजेक्ट क्लियर हो गए। पूरा काम अब शुरू हो रहा है, कुछ शुरू भी हो गया। इस देश का विकास करना चाहिए। हम 2-4 रहे न रहे, पर तेरा वैभव अमर रहे मां, यह हमारा संस्कार है। यह देश सुखी बने, समृद्ध बने, संपन्न बने, शक्तिशाली बने, यह दुनिया की सुपर इकोनॉमिक पावर बने, यही हमारा सपना है। और इसलिए देश की हमारी अंतर्गत और बाह्य सीमाएं जो है, अंतर्गत क्षेत्र में माओइस्ट, नक्सलवादी, जरा याद करिए हमारी सरकार आने के पहले क्या तस्वीर थी। छत्तीसगढ़ में क्या तस्वीर थी, हमारे महाराष्ट्र के विदर्भ के पार्ट में गढ़चिरौली एरिया में क्या तस्वीर थी, आंध्र, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा में क्या तस्वीर थी। नक्सलवादियों ने किस प्रकार से तहलका मचाया था, इसका अनुभव हम सबको है। पर आज ये माओइस्ट नक्सलवादी मूवमेंट लगभग समाप्ति के कगार पर खड़ी है। हमारी सरकार ने संदेश दिया कि देश की एकता, अखंडता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा और कानून का पालन करना होगा, और जो कानून हाथ में लेगा उसको कड़ी सजा होगी। अपने कृति से हमने सिद्ध करके दिखाया और आज लगभग माओइस्ट नक्सलवादी पूरी समस्या पर हमने लगभग जीत हासिल की है। बहनों और भाइयों, आज हमारी सीमाएं हैं। एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। हम शांति चाहते हैं, हम अहिंसा चाहते हैं, पर मैं आपको बताता हूं, मेरे बचपन में
मैंने शिवाजी सावंत करके मराठी में बहुत बड़े प्रसिद्ध लेखक है, उन्होंने एक मृत्युंजय करके किताब लिखी है और ये महारथी कर्ण के ऊपर है। और यही किताब का हिंदी में भी अनुवाद हुआ है, गुजराती में भी हुआ है। ये पूरे महाभारत के ऊपर है, जरूर पढ़िए, बहुत सुंदर किताब है। उसमें शिवाजी सावंत जी ने एक जगह बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो सामर्थ्यवान होते हैं वो ही शांति और अहिंसा प्रस्थापित कर सकते हैं। दुर्बल व्यक्ति ने शांति और अहिंसा पर कितने भी बातें की तो दुनिया उसको सुनती नहीं है। इस प्रकार का वो वाक्य था। हमें हिंदुस्तान को सामर्थ्यवान बनाना चाहिए, इसलिए नहीं कि हम विस्तारवादी हैं। हमने कभी भूटान की जमीन लेने की कोशिश नहीं की। हमने बांग्लादेश की लड़ाई जीतने के बाद हमने शेख मुजीबुर रहमान को, हमारे देश ने बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनाया, अपना कार्य समाप्त किया और हमारे सैनिक वापस आए। 1 इंच जमीन हमने बांग्लादेश की नहीं ली। हम पाकिस्तान के वे अधिकार की कोई जमीन नहीं लेना चाहते। हम चाइना की भी जमीन नहीं लेना चाहते। हम तो यही चाहते हैं कि शांति रहे, सौहार्द रहे, प्रेम रहे, आपस में मिलकर हम काम करें। पर बहनों और भाइयों, अगर इस समय पाकिस्तान, जिसको पता चल गया है कि लड़ाई में हम हरा नहीं सकते हिंदुस्तान को, तो लगातार कश्मीर में आतंकवादियों को भेजने का काम करता है। हमारे देश में अटैक किए जाते हैं, आतंकवादियों के द्वारा निरपराध लोगों की हत्याएं करने की कोशिश होती है। और पहली बार हमारे सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई की है। हम निश्चित रूप से इस बात से गौरवान्वित हुए हैं कि माओवादी नक्सलवाद हो, आतंकवाद हो, देश की अंतर्गत और बाह्य सीमाएं आज सुरक्षित है। हमारे शूर जवान हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। और आज हमारे देश में ये दोनों स्थितियों में जो परिवर्तन हुआ है, वो पिछले 50-55 साल में वो स्थिति नहीं आई जो 5 साल में आई। जो खंभीर भूमिका हमारे सरकार ने की, आतंकवाद के खिलाफ ली, नक्सलवाद के खिलाफ ली, देश की अंतर्गत और बाह्य सुरक्षा को जो प्राधान्य हमने दिया, और जिसके कारण आज देश में शांति हासिल हुई है, यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। बहनों और भाइयों, हमारा देश बहुत तेजी से आगे जा रहा है। हमारे यहाँ ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं, और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारे देश का भविष्य है। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा शिक्षित अगर पॉपुलेशन वर्ल्ड में किसी देश में है तो हिंदुस्तान में है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में पूरे वर्ल्ड में हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को विशेष रूप से कीमत है। हमारे जो विशेष रूप से डॉक्टर्स हैं, हमारे गुजरात से, महाराष्ट्र से गए हुए डॉक्टर अमेरिका में, यूके में, यूरोपियन देशों में 10 अच्छे डॉक्टर में से 4 डॉक्टर भारतीय हैं। देश का गौरव बढ़ा रहे। और इतना ही नहीं तो आज वहां अच्छा काम भी कर रहे हैं। मैं आज ही सुबह आपसे बात करने के पहले सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस से दुबई के उद्योगपतियों के साथ बात कर रहा था। मैं उनको कह रहा था कि भारत में इन्वेस्टमेंट करिए। इंडिया ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। कोरोना वायरस का संकट ये टेम्पररी फेज है। प्रधानमंत्री जी का सपना है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। मेरा विश्वास है कि 2-3 महीने निश्चित रूप से तकलीफ है। हम कोरोना के संकट पर भी जीत हासिल करेंगे और आर्थिक लड़ाई भी जीतकर प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, ये हम निश्चित रूप से बनाकर दिखाएंगे। इसी दूर से हमारी सरकार आगे चल रही है। और एक तरफ औद्योगिक विकास करना इतना ही मकसद नहीं है। आपको पता है कि 47 के बाद इस देश में समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद 3 विचारों के आधार पर पार्टियां काम करती थी। समाजवादी तो समाप्त हो गए।
एक समय गुजरात में भी प्रयास समाजवादी, संयुक्त समाजवादी बहुत बोलबाला था, वो भी समाप्त हो गए। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करने वाली स्वतंत्र पार्टी का भी जन्म गुजरात में हुआ था, वो भी खत्म हो गई। और कम्युनिस्टों की भी हालत खत्म हो गई। आज रशिया और चाइना में केवल लाल झंडा है, न माओ का विचार है, न लेनिन का विचार है, न मार्क्स का विचार है। मैं एक बार हंगेरी में गया था। हंगेरी कम्युनिस्ट देश था, उसका कैपिटल बुडापेस्ट। और जब मैं एम्बेसडर के साथ एक गार्डन में गया था, तो एक कोने में पत्थर की 30-40 मूर्तियां कोने में रखी थी। तो मैंने एम्बेसडर को पूछा, ये मूर्तियां क्यों रखी है? बोले, ये कार्ल मार्क्स, लेनिन और माओ सबकी मूर्तियां है। यहां लोगों में क्रांति हुई, कम्युनिस्टों के खिलाफ लोगों के मन में असंतोष हुआ, और लोगों ने जो चौराहे पर ये मूर्तियां लगाई थी वो उखाड़ कर फेंक दी, तब सरकार ने ये कोने में लाकर रखी है। बहनों और भाइयों, अब चाइना में केवल लाल झंडा है, बाकी उन्होंने भी लिबरल इकोनॉमी को स्वीकार किया है। शंघाई में नॉन रेसिडेंशियल चाइनीज जो मंगोलियन वंश के थे, उन्होंने बहुत बड़ा कैपिटल, जो दुनिया में अच्छा काम कर रहे थे, उनका कैपिटल आया और चाइना में आर्थिक प्रगति का विकास तेजी से शुरू हुआ। पर आज दुनिया में आप एक बात देखिए, रशिया भी बदल गया, पर हिंदुस्तान के कम्युनिस्ट अभी है थोड़े, पर बदले नहीं है। समाजवादी पार्टी और स्वतंत्र पार्टी का जिस प्रकार से भविष्य समाप्त हुआ, उसी स्थिति में आज कम्युनिस्ट पार्टी भी लगभग जा रही है। त्रिपुरा में आपने देखा होगा कि वहां कम्युनिस्ट पार्टी का राज था, हमारा एक भी एमएलए नहीं था, पर भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने हमारे लोगों के मन में, देश की जनता के मन में, नॉर्थ ईस्ट की जनता के मन में ऐसा विश्वास पैदा किया कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी को मेजॉरिटी मिली और कम्युनिस्ट पार्टी की सौखा समाप्त हुई। बहनों और भाइयों, आज कम्युनिस्ट पार्टी के पास भी कोई समस्याओं का विकल्प नहीं है। कम्युनिस्ट विचारधारा समाप्त हो गई, समाजवादी विचारधारा समाप्त हो गई, और अमेरिकन साम्राज्यवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी हमारी समस्याओं का विकल्प नहीं है। और इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में हमारी प्रेरणा है। जो समाज का सबसे गरीब, शोषित, पीड़ित, दलित है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और हम उसकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन इस दरिद्र नारायण को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के नाम से जो है, वही हमारी जीवन निष्ठा है, वही हमारा मिशन है और वही हमारा उद्दिष्ट है। और इसीलिए हमने आज हमारे सब कार्यक्रमों में, हमारे सब प्रोग्रामों में, आप जाइए, हर जगह पर हमने गरीब व्यक्ति को केंद्र बिंदु माना है। पहली बार हमारी सरकार आने के बाद 35 करोड़ लोगों ने बैंकों में खाते खोले प्रधानमंत्री जनधन योजना में। इसके पहले कितने खाते थे? 3.5 करोड़। आज कितने हुए? 35 करोड़। और अभी जब कोरोना का संकट आया तो दिल्ली से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से, डिजिटल ट्रांसफर से हमने सब गरीब लोगों के अकाउंट में पैसे जमा कर दिए। बहनों और भाइयों, इस देश के 9 करोड़ जनता परिवार ऐसे है जहां हमारी मां बहनें कोयला जलाती थी, लकड़ी जलाती थी, उनकी आंखें अंधे होती थी, उनको कैटरेक्ट होता था। पहली बार हमने निर्णय किया, उनको हमने 9 करोड़ परिवार को गैस के सिलेंडर और सेगड़ियां दी, पहली बार दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना में आज देश के गरीब लोगों को खुद के मकान, हमने मकान बनाने की शुरुआत की, अभी तक 2 करोड़ मकान पूरे किए, पहली बार गरीबों को मकान मिल रहे हैं। बहनों और भाइयों, हमारे किसानों के लिए हमने एमएसपी लगातार हर साल बढ़ाते हैं। कितनी भी अड़चन आए, कितनी भी समस्या आए, हम किसानों के पीछे खड़े हैं। करीब 13 करोड़ रुपए का प्रायोरिटी सेक्टर में किसानों को लोन दिया जाता है, उसको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है।
बहनों और भाइयों, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, एमएसएमई, छोटा हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, हर चीज को हमने प्रोत्साहन दिया है। मेरे हाथ में ये घड़ी है। ये घड़ी जो है ये टाइटन ने तैयार की है और इसका बेल्ट खादी का है। और आपको आश्चर्य होगा कि जिस दिन इस घड़ी को मैंने दिल्ली में लॉन्च किया था, आपके गुजरात के हमारे खादी ग्रामोद्योग कमीशन के अध्यक्ष सक्सेना जी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैंने जब ये लॉन्च किया तो 1 महीने के अंदर ये घड़ी आउट ऑफ मार्केट हो गई। अभी हम खादी का डेनिम बना रहे हैं। एक लिवाइस करके कंपनी अमेरिका में जीन बनाती है, पूरा डेनिम खरीदती है। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, हनी, फिशिंग। अभी मनसुख भाई बैठे, 20,000 करोड़ रुपए सरकार ने दिए फिशरमैन के लिए। 7,500 किलोमीटर का समुद्र किनारा है। हमारे फिशरमैन जो है मच्छीमार, वो केवल समुद्र में 7 से 8 नॉटिकल माइल जा सकते हैं, उनकी बोट काम नहीं करती। अभी शिपिंग मिनिस्टर मनसुख भाई है, पहले मैं था। हमारे कोचिन शिपयार्ड ने वहां के इंस्टीट्यूट के साथ हमने एक स्पेशल ट्रॉलर विकसित किया है। बीच में 100 ट्रॉलर प्रधानमंत्री जी के आदेश पर तमिलनाडु को दिए थे और वो ट्रॉलर 100 नॉटिकल माइल समुद्र में जा सकता है। तो हमारे यहां 20,000 करोड़ का लोन हम देंगे। जैसे फार्मर प्रोड्यूस कंपनी बनी है, वैसे फिशिंग प्रोड्यूस कंपनी बनेगी। 5-5 लाख रुपए डालकर 5 फिशरमैन 25 लाख की इक्विटी लाएंगे, 1 करोड़ लोन हमको देंगे। वो ट्रॉलर लेकर समुद्र में 100 नॉटिकल माइल जाएंगे और वहां फिश का उत्पादन 6 गुना बढ़ेगा, प्रोसेसिंग प्लांट बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, पैकेजिंग बढ़ेगा। और इस समय ब्लू इकोनॉमी 5 साल में 5 लाख करोड़ की बनेगी। यह सपना लेकर हम काम कर रहे हैं। हनी, कितने बड़े प्रमाण पर 10 गुना हमने हमारा बजट बढ़ा दिया। फिर निर्मला जी ने और 500 करोड़ दिए। हमारे आदिवासी, हमारे वनवासी, उनका विकास कैसे हो। प्रधानमंत्री जी ने 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट को प्रायोरिटी दी है। कृषि क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, वनवासी क्षेत्र और विशेष रूप से 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सामाजिक आर्थिक चिंतन पर हमारी प्राथमिकता है। वहां गरीब लोगों को घर कैसे मिले, उनको रोटी कैसे मिले, उनको रोजगार कैसे मिले, गांव समृद्ध संपन्न कैसे बने। केवल स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट विलेजेस की काम में शुरुआत की। हाईवे का काम कितना किया मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। गंगा को हमने शुद्ध करके दिखाया। लोग विश्वास नहीं रखते थे। गंगा अविरल और निर्मल करने का काम हमने किया। जलमार्ग बनाया पूरा वाराणसी से हल्दिया तक। बंगाल की खाड़ी है, आगे ब्रह्मपुत्रा का भी जलमार्ग बनाया। बांग्लादेश में जाकर तक ड्रेजिंग कर दिया, उधर बराक में ड्रेजिंग कर दिया। कोई विश्वास नहीं रखता था, वो सपना पूरा हुआ। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्री सब बदल रहा है। देश में नए रोजगार का निर्माण हो रहा है। देश का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, इंपोर्ट को कम करना है और इस देश को आत्मनिर्भर बनाना है। यही प्रधानमंत्री जी का संदेश है। बहनों और भाइयों, देश बदल रहा है। देश का भविष्य बदल रहा है और देश की इकोनॉमी बदल रही है। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है। देश में ग्रीन पावर का कितना बड़ा ग्रिड तैयार हुआ है, सोलर पावर का, विंड पावर का। यह गुजरात वालों को बताने की आवश्यकता नहीं है। गुजरात की सरकारों, देश की सरकारों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जहां भी काम कर रहे हैं, उनके मन में एक ही विचार है कि मेरा देश, मेरी मातृभूमि, मेरी मदरलैंड सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली कैसे बने। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण कैसे बने। इतना ही नहीं तो हमारे देश को दुनिया की सुपर इकोनॉमिक पावर कैसे बने। नरेंद्र भाई ने अपने शुरुआत के जीवन से ही अपना जीवन पूरा देश के लिए दिया है। उनका परिवार देश है, उनका जीवन ही देश है और देश की जनता ही उनका परिवार है। यही भाव है। इस देश की तस्वीर को बदलना है। संकटें आते रहेगी, जाते रहेगी, समस्या आती रहेगी, जाती रहेगी, पर हमको लड़ना है।
हम राष्ट्रवादी है, नेशनलिस्ट है। राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है। गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट ये हमारा मिशन है। गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट विथ द हेल्प ऑफ ई गवर्नेंस, और अंत्योदय ये हमारा उद्देश्य है। 1 करोड़ लोग साइकिल रिक्शा चलाते थे, आदमी आदमी को ढोने का काम करता था। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री बना, मैंने कहा दीनदयाल जी का सपना पूरा करना है तो उस दिन पूरा होगा कि जिस दिन 1 करोड़ लोग मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा चलाएंगे। ने टेक्नोलॉजी लाई, कानून बनाया, और आज मुझे खुशी हो रही कि ये साइकिल रिक्शा चलाने वाले 70-75% लोग एक तो दलित समाज के नहीं तो मुस्लिम समाज के थे। आज 50 लाख से ज्यादा लोग मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा चलाते इस देश में, उनको मुक्ति मिली। गरीब केंद्रित विचारधारा ये हमारी विशेषता है। अंत्योदय हमारा सामाजिक आर्थिक चिंतन है। टेक्नोलॉजी और नॉलेज को प्राधान्य देना हमारा कार्य, हमारा मिशन है। ई गवर्नेंस, और इसके लिए ट्रांसपेरेंसी, टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, करप्शन फ्री राज्य, और उसके साथ देश का विकास हो, यही संकल्पना से हम सब लोग काम कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ बिजनेस में हमारे देश को अभी रैंकिंग में काफी ऊपर का स्थान दिया है। पूरी तरह सिस्टम बदल रही है। रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड परफॉर्म, यही मंत्र प्रधानमंत्री जी ने दिया है। सब सेक्टर बदल रहे हैं, किसानों से लेकर मजदूरों से लेकर गांव गरीब मजदूर किसान से लेकर टेक्नोलॉजी तक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, हमारी कृषि व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, प्रशासन, सब जगह आमूलाग्र बदल हो रहा है। पर इतने अनेक दिनों से जो समस्याएं थी उसको सुलझाने के लिए भी समय लगेगा। मैंने जैसे पहले कहा था कि जो कम से कम 55 साल में कांग्रेस नहीं कर सकी, वो 5 साल में, 6 साल में हमने करके दिखाया। इसका इतिहास देश की जनता के सामने है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, 1 साल में भी हमने बहुत से काम किए हैं। समय की कमी है। ये सब काम आपके पास आए हैं, पहुंचे हैं। आप घर घर जाकर ये काम जनता के पास पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। मेरा विश्वास है ये देश बदल रहा है, ये देश की जनता की तस्वीर बदल रही है। ये देश सुपर इकोनॉमिक पावर बनेगा, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, और ये देश दुनिया की सबसे नंबर 1 की सुपर इकोनॉमिक पावर बनेगा। यही हमारा विचार, यही हमारा मिशन है। और इसी राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का राजनीति यह सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है। यह हमारी धारणा है। हम गरीब को बदलना चाहते हैं, गरीबी को हटाना चाहते हैं, और हमारे वनवासी भाइयों से लेकर दलित, शोषित, पीड़ित सबके साथ सामाजिक न्याय होगा, आर्थिक न्याय होगा, और देश का विकास होगा। यही हमारी संकल्पना है। और इसलिए ये 6 साल का इतिहास लोगों के सामने है। और आज हमने दूसरे टर्म के 6वां साल भी पूरा किया है। संकट है, समस्याएं है, पर हम इसमें डरेंगे नहीं। कोरोना पर भी मात करेंगे, आर्थिक लड़ाई भी जीतेंगे, और हिंदुस्तान को आगे लेकर जाएंगे, और मोदी जी के नेतृत्व में सुपर इकोनॉमिक पावर बनाएंगे। निश्चित रूप से हमें इसमें सफलता मिलेगी। यही संकल्प करके हमको कार्य करना है। और मेरा विश्वास है कि गुजरात की जनता लगातार हमारे ऊपर प्रेम करती रही है। आपने मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात की सरकार ने किया हुआ काम आप सब लोगों ने देखा है। आज विजय भाई और नितिन भाई के नेतृत्व में वही काम गुजरात में हो रहा है। मैं जीतू भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। पार्टी की कार्यकर्ता इस उपलब्धियों को जनता के पास लेकर जाए, और आत्मविश्वास के साथ पॉजिटिविटी को निर्माण करके हम विजयी होंगे। इस संकल्प को पूरे देश की जनमानस में आत्मविश्वास के साथ उसको जगाना, ये काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को करना है। और मेरा विश्वास है कि हम सब कार्यकर्ता पूरे शक्ति के साथ ये कार्य करेंगे। इसलिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, आपको बधाई देते हुए अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। भारत माता की।
भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की। પ્રદેશ મહામંત્રી ભાઈને વિનંતી કરું કે આપણને સૌને સંકલ્પ લેવડાવે. આપણે સૌ પોતાના સ્થાન ઉપર ઊભા થઈને જમણો હાથ આગળ રાખીને સંકલ્પ લઈશું. આપણે આપણો હાથ આગળ રાખીશું. હું જે સંકલ્પ લઉં છું તેને આપણે સૌ દોહરાઈશું. मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत की लक्ष्य प्राप्ति हेतु संकल्प लेता हूं। नागरिक कर्तव्यों का पालन करूंगा। मैं राष्ट्रीय एकता की भावना, लोकतंत्र के मूल्यों, समतामूलक समाज के निर्माण, सर्वधर्म समभाव व मूल्य आधारित राजनीति को समाज में प्रोत्साहित करूंगा। मैं देश के स्थानीय उत्पादों को निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए मिशन के रूप में कार्य करूंगा। यथासंभव लोकल उत्पादों को ही खरीदूंगा। मैं कोविड की महामारी से लड़ने के लिए सामाजिक जागरूकता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाऊंगा। भारत माता की जय। आज की इस गुजरात की जन संवाद रैली को मार्गदर्शन करने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, हमारे नेता आदरणीय नितिन गडकरी जी का आभार मानता हूं। पूरी इस गुजरात की जन संवाद रैली में हमारे साथ जुड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, गुजरात के प्रभारी और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय भूपेंद्र यादव जी का भी मैं आभार प्रकट करता हूं। इस रैली को संबोधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतूभाई वाघाणी का भी मैं आभार मानता हूं। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी गुजरात के हमारे साथी प्रदेश महामंत्री आदरणीय मनसुखभाई मांडविया और भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणपत भाई वसावा जी का भी मैं आभार प्रकट करता हूं। इस पूरी जनसंवाद रैली में गुजरात के कोने कोने से सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए लाखों कार्यकर्ताओं का, शुभेच्छकों का भी मैं आभार प्रकट करता हूं। भारत माता की जय।